हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा सीरीज चल रहा है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, हमने मोनोपोली पढ़ा। आज हम ओलिगोपोली पढ़ेंगे। ओलिगोपोली क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस और वी कैन से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, व्हाई दिस ओलिगोपोली हैपेंस, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इवन वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल। Now start करते हैं। The term oligopoly has been derived from two Greek words, oligi which means few and polin which means sellers. ठीक है। Now oligopoly which means कि few sellers, and oligopoly is a competition among few big sellers, each one of them selling either homogeneous or heterogeneous products. Now oligopoly जो situation होती है, जो market structure होता है, उसमें कुछ मार्केट में हमने मोनोपोली में पढ़ा तो सिर्फ एक सेलर होता है, इसमें एक सेलर नहीं होता है, वेरी फ्यू सेलर्स होता है मार्केट में, जो काफी बड़े बड़े सेलर्स होते हैं। ठीक है। और बहुत सारे बायर्स होते हैं। ठीक है, बायर्स बहुत सारे होते हैं और कुछ बड़े बड़े 2-4 सेलर्स होते हैं जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गिव राइज टू ओलिगोपोली? इन द सेम वे जैसे हमारा मोनोपोली डेवलप होता है या मोनोपोली जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो राइज होता है, वैसे ही ओलिगोपोली भी होता है। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो सेक्टर्स जहाँ पे बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वहां पे बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वेरी बिग प्लेयर्स ओनली एंटर इनटू दैट इंडस्ट्री। नाउ इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसमें कैसे आ पाता है? बिकॉज जो सेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या है, वो काफी बड़े बड़े हैं, तो वो लोग की जो प्रोडक्शन होती है काफी सारी वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने डिस्कस किया है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इन माय प्रीवियस वीडियो, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। एंड स्टिल इफ यू विल नॉट गेट इट प्रॉपरली, देन यू कैन विजिट दैट वीडियो, यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, यू विल गेट इट वेरी क्लियरली। ठीक है ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि हम जब एक अमाउंट को, एक सम यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा उसमें जो भी हम जब प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारे प्रोडक्शन में एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट होती है। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है, जैसे वो वाली जो कॉस्ट होती है वो वाली कॉस्ट होती है जो कांस्टेंट रहती है कितने भी हम प्रोडक्शन करें। जैसे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो लैंड है, उसकी अगर कोई रेंट है तो वो हमारा स्टैटिक रहेगा। तो इस तरीके से वो जो रेंट है वो हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करें उस बिजनेस हाउस में, या फिर हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करें या 100 यूनिट प्रोड्यूस करें, वो हमारा फिक्स्ड रहता है। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से चेंज होती जाती है। बिकॉज अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगेगा वो कम लगेगा, 2 करेंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा, और 100 करेंगे तो उसमें ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से वो वेरी करती रहती है। जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा हमारा वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर एक मशीन है, हमारे मशीन हमने रेंट पे ली हुई है, और वो जो मशीन है उसका रेंट जाता है 5000 यूनिट, 5000 रुपए पर मंथ। अगर उस मशीन को हम, उस मशीन की जो कैपेसिटी, हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है, या हर मान लो हमने एक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे लिया है तो उसकी भी एक कैपेसिटी होगी कि उसमें इतनी मशीनें रख सकते हैं, इतने लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसकी यूसेज करने तक, मान लो एक मशीनरी है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 1 महीने में 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेती है। तो हम जब तक कि 20,000 यूनिट, अगर हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन ऑल्सो उसका जो रेंट जाएगा वो सेम जाएगा। ठीक है, तो 20,000 तक के जब तक हम उसमें प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो हमारा, अगर हम 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने लग जाए तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बिजनेस को कब मिलता है? जब उसकी प्रोडक्शन काफी बल्क में होती है। तो ये जो हमारा ओलिगोपोली है, मार्केट में सिर्फ 3, 4, 5, 6, 7 सेलर्स ही हैं जो एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो वो क्या होता है मार्केट में, वो उनकी जो क्वांटिटी होती है, सेल्स होती है, वो काफी ह्यूज अमाउंट होती है। तो दैट इज व्हाई वी से कि वो लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल को सस्टेन कर पाते हैं।
तो दूसरा है पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स हमने कल भी डिस्कस किया था, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पेटेंट राइट्स होता है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, इनोवेशंस करती है, इन्वेंशंस करती है, तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, क्या देती है उनको पेटेंट राइट देती है कि वो अपने उस फॉर्मूले का या वो अपने उस प्रोडक्ट को पेटेंट करवा ले और उसका वो वाला जो फॉर्मूला है वो कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इस ऐसे ही कॉपीराइट्स भी होते हैं, जैसे हमने कोई बुक लिखी, कोई गाना लिखा, कोई मूवी लिखी, उन सब के क्या होते हैं कॉपीराइट्स होते हैं कि वही सेम प्रोडक्ट्स को, वही सेम स्टफ को कोई दूसरा नहीं में यूज कर सकता है बिना उसकी परमिशन के। ठीक है, तो दीज राइट्स, अगर पेटेंट राइट्स है तो पेटेंट राइट का मतलब कि वो उस प्रोडक्ट को सिर्फ वही मैन्युफैक्चर कर सकता है और कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। नाउ कंट्रोल ओवर सर्टेन रॉ मटेरियल्स। कंट्रोल ओवर सर्टेन रॉ मटेरियल्स कब होता है, जबकि हम उस रॉ मटेरियल्स पे अपनी ओनरशिप बना लेते हैं। तो इस ओलिगोपोली के केस में क्या होता है, कुछ बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, रॉ मटेरियल पे ही अपनी ओनरशिप बना लेते हैं, जिससे कि वो जो रॉ मटेरियल है किसी और को सेल ही नहीं हो पाता और वही 2-4 लोग जो उसकी ओनरशिप में होते हैं वही उस बिजनेस को कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मर्जर्स एंड टेक ओवर। मर्जर होता है जब हम किसी एक बिजनेस यूनिट के साथ में मर्ज हो जाते हैं, दोनों मिलके हम अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, जिससे कि हम अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर सके और हम दोनों की हो सकता है कि डिफरेंट, मान लो एक है उसका रिटेल चेन बहुत अच्छा है, एक का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो अगर दोनों मर्ज हो जाएंगे तो दोनों अपने अपनी जो एडवांटेजेस है उसका यूसेज कर पाएंगे और वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मर्जर्स। एंड टेक ओवर होता है जब हम एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को परचेस कर लेते हैं, तो इससे भी क्या होता है हमारा मार्केट शेयर, हम एक बड़े मार्केट शेयर को गेन कर पाते हैं। तो दीज आर द वेज थ्रू विच की हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ओलिगोपोली को राइज कर सकती है या उस ओलिगोपोली की कंडीशंस में आ सकती है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज few sellers. An oligopoly market is characterized by few sellers and their numbers is limited. जो नंबर्स होते हैं वो काफी लिमिटेड होते हैं। ओलिगोपोली स्पेशल टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट एंड इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट वेरी फ्यू सेलर्स। हमारे जो बायर्स होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, बट जो बेचने वाले होते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर वेरी बिग सेलर्स। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे प्रोडक्ट, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। वो लोग क्या बेच रहे होंगे, ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे होंगे जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोडक्ट हैं या फिर उनका क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एक ही बदले में दूसरा प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या होता है? डिफरेंशिएटेड मतलब उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स में हमने क्या कर दिया है कि हमने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए, मान लो हमने उसका थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया है या फिर हमने उसमें हमारा एक अलग ट्रेडमार्क लगा दिया है या फिर हमने उसमें अपनी कुछ एडिशनल सर्विसेज भी हम उसके साथ में दे रहे हैं, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। तो इसमें ओलिगोपोली मार्केट में ये जो हमारा प्रोडक्ट होते हैं, इधर दे आर होमोजीनियस, बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट होंगे, एक ही प्रोडक्ट होंगे जो इधर उधर बिक रहे होंगे, या फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स में उन्हीं तरह के एक ही जैसे प्रोडक्ट होंगे, या फिर उसी तरह के प्रोडक्ट में हमने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें थोड़ा सा कुछ एडेड एडवांटेज जोड़ दिए होंगे, उसमें कुछ एडेड फीचर्स जोड़ दिए होंगे, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा है इंटरडिपेंडेंस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हमारे मार्केट में मान लो फॉर एग्जांपल कि 4 सेलर्स हैं एक प्रोडक्ट के, बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे हैं, तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मान लो फॉर एग्जांपल एक सेलर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, तो दूसरा अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर दिया, उसने
बढ़ा दिया, तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरा अपने प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं बढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा, उसको फायदा होगा, वो मार्केट शेयर गेन कर सकता है। ठीक है, वैसे ही हमें मतलब वी हैव टू कीप एन आई ऑन द कॉम्पिटिटर्स। हमारे जो भी कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, 3-4 जो कॉम्पिटिटर्स है, उनको हमें उन पे कीन आई रखनी पड़ेगी। सिर्फ हम अपनी स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनका मार्केट, क्योंकि मान लो कि एक मार्केट है, मान लो कि 100 लोग हैं उस मार्केट, ठीक है, और सिर्फ 100 बायर्स है और 4 सेलर्स। इसका मतलब क्या है, वो जो 100 लोग हैं वो इन चारों से ही वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, और अगर हर इंडिविजुअल का मान लो 25% शेयर है, तो अगर कोई भी एक कस्टमर किसी का प्रोडक्ट छोड़ के किसी दूसरे, तो विच मीन्स कि एक का लॉस दूसरे का गेन होता है। दैट इज व्हाई वी से कि इंटरडिपेंडेंट है वो लोग। इसके अलावा इसमें जो दूसरी कंडीशन होती है, इफ वन फर्म लोअर्स द प्राइस अदर फर्म फॉलो, क्योंकि अगर एक फर्म ने क्या किया, अपना प्राइस कम कर दिया, तो दूसरों को उसे फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, उसका मार्केट शेयर दूसरा ईट अवे कर जाएगा, या उसके जो कस्टमर्स होंगे वो दूसरा प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे। बट इन केस ऑफ अगर कोई, इसमें क्या होता है कि अगर दूसरा कोई प्राइस बढ़ा देता है, तो ये उसे फॉलो इसलिए नहीं करते ताकि उन्होंने प्राइस बढ़ाया तो हम अपना प्राइस कम ही रखेंगे, जिससे कि हमारा मार्केट शेयर गेन हो जाए। तो विच मीन्स दैट इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजीज अच्छी करके मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे नजर रखनी पड़ती है कि वो कब कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजीज को भी चेंज करते रहना पड़ता है, ताकि हम भी कंपटीशन में बने। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ओलिगोपोली इज द इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द few firms which compromise the industry, which comprise the industry. The reaction of the rival firms may be difficult to guess, क्योंकि हमें दूसरा क्या डिसीजन ले सकता है वो हमें क्या करना पड़ता है, गैस करते रहना पड़ता है, ताकि हम भी उसके हिसाब से उसको काउंटर करने के लिए तैयार रहें। Hence price is intermediate under indeterminate under monopoly, अंडर ओलिगोपोली। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस होता है, हम इसमें प्राइस के बेसिस पे सिर्फ कंपटीशन नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी और चीजों को भी सोचना पड़ता है, जिससे कि हम हमारे कंपटीशन में बने रह सके। ठीक है, क्योंकि प्राइस इसमें ये लोग इतना ज्यादा प्राइस को ऊपर नीचे इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मान लो कि एक फर्म ने प्राइस ऊपर किया, दूसरा भी ऊपर करेगा या दूसरा ऊपर नहीं करेगा, तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में वो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर ऑल दोस सेलर्स। तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइस को छोड़ देते हैं, प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करते, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स को वो लोग चूज करते हैं जहां पे वो कंपटीशन कर सकते। ठीक है, हाई क्रॉस इलास्टिसिटीज भी सेम इसी का थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्रॉस इलास्टिसिटी मींस एक का लॉस दूसरे का गेन होता है। इसमें अगर एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को छोड़ा तो वो जाके उसी के दूसरे सब्स्टिट्यूट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट को परचेस करेगा। ठीक है, तो वी से कि इसमें हाई क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ओलिगोपोली फर्म इज वेरी हाई, hence there is always a fear of retaliation by rivals. Retaliation means कि एक कोई भी स्ट्रेटेजी करेगा तो दूसरे को उसको फॉलो करनी ही पड़ेगी। मान लो प्राइस बढ़ाया तो उसको अपने प्राइस को कम रखना पड़ेगा, या फिर उसने प्राइस घटा दिया तो अपने प्राइस को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं घटाएंगे तो हमारा मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, काउंटर करते रहना पड़ता है अपने कॉम्पिटिटर्स को। Each firm is conscious about the possible actions and reactions of competitors while making any changes in the price or output. तो क्या होता है, हमें हमारे कॉम्पिटिटर पे हमें कॉन्शियसली फॉलो करते रहना पड़ता है, हमें चेक करते रहना पड़ता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि अगर हम अपना कुछ भी चेंज नहीं करते तो हमारे कॉम्पिटिटर्स अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें उन्हें फॉलो करना होता है।
क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि हमारा जो मार्केट शेयर है उनके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। उन्होंने अपना प्राइस कम कर दिया, हमने अपना प्राइस कम नहीं किया, तो हमारा मार्केट शेयर वो गेन कर लेंगे। तो विच मीन्स कि यहाँ पे जो कंपटीशन होता है काफी टफ होता है, और इस कंपटीशन में बने रहने के लिए जो सेलर्स होते हैं उन्हें भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और उन्हें एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दिस ओलिगोपोली इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो सेलर्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर, क्योंकि एक की फायदे एक का लॉस, तो एक की स्ट्रेटेजी चेंज होने से दूसरे का लॉस या दूसरे का फायदा हो सकता है। ठीक है, और हाई क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, इसका मतलब वही एक का फायदा होता है तो दूसरे का नुकसान हो जाता है, और दूसरे का नुकसान होता है तो वो तीसरे का फायदा होता है। The competition is unique in an oligopoly market. It is a constant struggle against rivals. बहुत टफ कंपटीशन होता है हमारे ओलिगोपोली मार्केट में, बिकॉज द कॉम्पिटिटर्स हैव टू स्ट्रगल ऑलवेज कीप ऑन। उनको बस स्ट्रगल करते रहना पड़ता है कि हम किसी तरीके से अपने बायर्स को, अपने जो हमारे कस्टमर्स है उनको बचा के रख सके, उनको अपने कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाने दें। उसके लिए वो लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो जो प्राइस वाला फैक्टर है उसमें ना घुसे, क्योंकि उसमें जाने से क्या होता है, लॉस सेलर्स को ही होता है और मार्केट शेयर भी उनका ही गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। हमने कहा कि ओलिगोपोली जो सेलर्स होते हैं वो लोग प्राइस पैरामीटर्स में बार बार कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सपोर्ट विच दे कैन गेट फ्रॉम, सो दैट दे कैन मेक देयर प्रोडक्ट अवेयर टू द कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए, कंपटीशन में बने रखने के लिए, कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाते रहने के लिए, कुछ एडेड फीचर ऐड करने के लिए। तो वो सारी चीजें हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने आप को मार्केट में बनाए रख सकते हैं। दैट इज व्हाई वी से कि एडवर्टीजमेंट के की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट की। द फर्म्स आर सपोज्ड टू एम्प्लॉय एग्रेसिव मार्केट टेक्निक टू डिफेंड द कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन में बने रहने के लिए वो क्या करते हैं, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करते हैं। ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस, it is essential for the firms to invest a huge amount in the marketing and promotional activities. interdependence होने के कारण, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने के कारण, बिकॉज एक की स्ट्रेटेजी दूसरे को इफेक्ट करती है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए ह्यूज अमाउंट खर्च करते हैं मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। Thus advertising has a great importance in an oligopoly strategy. तो एडवर्टाइजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज इससे हम हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवा सकते हैं, उनको रिमाइंड करवाते रह सकते हैं ताकि वो हमारे कस्टमर्स बने। नेक्स्ट हमारा है अनसर्टेनिटी। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द अदर फर्म फॉर वंस ओन डिसीजन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट प्राइस एंड आउटपुट। नाउ इसमें एक अनसर्टेनिटी हमेशा ओलिगोपोली मार्केट में क्या होती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अगेन हमने कहा इंटरडिपेंडेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ओलिगोपोली मार्केट में, क्योंकि सब लोग जो जितने भी हमारे सेलर्स होते हैं दे आर वेरी बिग सेलर्स, एंड उनका जो मार्केट शेयर होता है वो उस मार्केट शेयर को बनाए रखने के लिए compete करते रहते हैं, और एक की स्ट्रेटेजी, एक ने अगर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी तो वो उसकी स्ट्रेटेजी चेंज होने से वो अपने को ही नहीं दूसरे को भी इफेक्ट करती है। दैट इज व्हाई वी से इंटरडिपेंडेंस। तो अनसर्टेनिटी हमारी क्या होती है, इसमें बनी रहती है, क्योंकि हमारे डिसीजंस, हमारे सिर्फ हमारे अपने डिसीजंस के ऊपर हमारा बिजनेस ही, हमारे दिस कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस डिसीजंस के ऊपर भी हमारा बिजनेस बहुत हद तक डिपेंड करता है। देखिए प्राइस रिजिडिटी में मैंने पहले भी बताया कि इन एन ओलिगोपोली मार्केट ईच फर्म स्टिक्स टू इट्स ओन प्राइस टू अवॉइड अ पॉसिबल प्राइस वॉर। क्योंकि हमने कहा कि प्राइस में हम बहुत ज्यादा वेरिएशन या बार बार प्राइस को चेंज नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज फिर क्या हो सकता है, प्राइस वॉर हो सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर द सेलर्स इटसेल्फ।
तो दैट इज व्हाई दे स्टिक टू देयर ओन प्राइस। वो चाहते हैं कि वो बार बार इस प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन ना करें, अदर पैरामीटर्स को लाएं जिस बेसिस पे वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स। एंड वन ऑफ द दिस ऑप्शन इज कि वो लोग एडवर्टीजमेंट ला सकते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर सकते हैं जिससे कि वो लोग कस्टमर्स को रिमाइंड करवाते रहे अपने बारे में, ठीक है। The price remains rigid because of constant fear of retaliation from the rivals। क्योंकि हमने कहा प्राइस वॉर हो जाती है। प्राइस वॉर का मतलब एक ने प्राइस बढ़ाया, दूसरा प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो उसका मार्केट शेयर गिर जाएगा। और अगर एक ने प्राइस कम कर दिया दूसरे को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कम नहीं करेगा तो अगेन उसका मार्केट शेयर कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं प्राइस वॉर से बचने के लिए, और प्राइस वॉर को वो लोग बार बार इसलिए नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि एक अगर चेंजेस करेगा तो दूसरे को भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इट विल गिव बर्थ टू दैट प्राइस वॉर। दैट इज व्हाई वो प्राइस में रिजिड रहना चाहते हैं, प्राइस को बार बार चेंज नहीं करना चाहते, अदर फैक्टर्स को लाके उनके बेसिस पे कंपटीशन करना चाहते हैं। इट कैन बी एडवर्टीजमेंट, इट कैन बी आफ्टर सेल सर्विसेज, इट कैन बी कि वो से कोई और अदर फैसिलिटीज दे दें, मान लो EMI फैसिलिटी दे दें। इस तरह के ऑप्शंस लाके वो अपने आप को, अपने कस्टमर्स को खुश रखना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइस वॉर। नाउ व्हाई नॉन प्राइस कंपटीशन? नॉन प्राइस कंपटीशन क्यों करना चाहते हैं? हमने कहा कि दे वांट टू बी रिजिड इन द प्राइस, क्योंकि प्राइस के वॉर, प्राइस में डिफरेंशिएशन करने से क्या होता है, प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाई नॉन प्राइस कंपटीशन? Advertising and marketing are used to raise the demand, develop brand loyalty and command a premium price। एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग का यूज किया जाता है ताकि हम हमारी डिमांड को बढ़ा सकें, अपनी ब्रांड लॉयल्टी को डेवलप कर सकें इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स, और उस ब्रांड लॉयल्टी के बेसिस पे हम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकें, ठीक है। दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट प्राइस कॉम्पिटिशन। देन दूसरा हमारा ऑप्शन है कि ऑफन द एम्फेसिस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज ऑन इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए वो लोग सर्विस क्वालिटी लाना चाहते हैं, लॉन्गर ओपनिंग आवर्स लाना चाहते हैं, रादर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो विच मीन्स कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी अपने मार्केट में बने रहने के लिए, अपने कस्टमर्स को हैप्पी करने के लिए, उनको ब्रांड लॉयल बनाए रखने के लिए वो अपनी सर्विस क्वालिटी को अच्छा करते हैं। हो सकता है वो अपने आउटलेट को और लॉन्ग आवर्स तक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंटिन्यू रहे, ताकि वो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, ताकि वो कस्टमर्स को बनाए रखे, ठीक है। एंड इनकम्बेंट फर्म्स में यूज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑल्सो। लोग और एंटर ना कर पाए उस मार्केट में, तो वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में बहुत सारा खर्च करते हैं। तो इसे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज ऑल्सो प्लेइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ओलिगोपोली कंपटीशन। और ये जो ओलिगोपोली मार्केट होता है ना, ये हमारा से मोस्ट प्रिवेलेंट मार्केट होता है। हमने कहा मोनोपोली बहुत कम एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट कंपटीशन, प्योर परफेक्ट कंपटीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट ये जो हमारा ओलिगोपोली मार्केट है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हमारे ओलिगोपोली मार्केट होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो ओलिगोपोली मार्केट ही सस्टेन करता है हमारे दिस रियल लाइफ वर्ल्ड में। नाउ इसमें क्या हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कहा मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर क्या है, हमारा एक ओलिगोपोली इंडस्ट्री है। कैसे ओलिगोपोली इंडस्ट्री है, हमारा जो मीडिया सेक्टर है उसमें कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स है। ओलिगोपोली का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स है, इसका मतलब छोटे छोटे प्लेयर्स नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं उनका जो मार्केट शेयर है वो बिल्कुल नाम मात्र का है। दे आर जस्ट सस्टेनिंग इनटू दैट बिजनेस, अदरवाइज उनका जो मार्केट शेयर होता है वो बिल्कुल कंसिडरेबल नहीं होता है। दैट इज व्हाई वी से, तो हमारा जो मीडिया सेक्टर है उसमें भी जो 90% सेक्टर है दैट हैज बीन कैप्चर्ड बाय 4 और 5 बिग बिजनेस हाउसेस जो हैं उन्होंने उसको कैप्चर किया हुआ है। एक इंडिविजुअल जो न्यूज दिखाता है, सारे न्यूज चैनल, सारे जितने भी बिग न्यूज चैनल्स होते हैं सेम न्यूज कवर कर रहे होते हैं। कभी भी टीवी देखना, कोई भी रेलेवेंट न्यूज आती है
तो एक अगर बिजनेस और एक अगर मीडिया उसको दिखा रहे हैं तो सारे न्यूज चैनल्स, जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स होंगे 5-6, वो सारे सेम न्यूज को कवर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दे न्यू, बिकॉज दे आर कम्पीटिंग फॉर द सेम मार्केट, सेम कंज्यूमर्स का वो लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वही जो होती है न्यूज सबसे रेलेवेंट होती है, तो वो लोग अपनी अपनी तरीके से, जैसे उन्होंने कहा एबीपी न्यूज में सबसे पहली बार हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से दे जस्ट वांट टू अट्रैक्ट ऑल दोस कंज्यूमर्स टुवर्ड्स देयर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट वी कैन सी। दूसरा एग्जांपल है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द एंटायर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मार्केट इज ग्लोबली डोमिनेटेड बाय टू लीडर्स नेम्ड एप्पल एंड विंडोज। हमारा जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं, दीज आर एप्पल एंड विंडोज, यही है, ठीक है। ड्यू टू देयर इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस द ग्लोब, क्या है, नो अदर फर्म्स इज ट्राइंग टू एंटर इन दिस सेक्टर, कोई दूसरा एंटर ही नहीं करना चाहता, बिकॉज दे आर सच अ बिग प्लेयर्स कि उनसे compete करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई दे एक्चुअली डोंट वांट टू एंटर इन द मार्केट। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स वी कैन से कि जो ओलिगोपोली मार्केट होता है उसमें कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि उस बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास भी ह्यूज मार्केट शेयर होता है, और उसी ह्यूज मार्केट शेयर में वो लोग तो एक का फायदा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में होता है तो वो दूसरे का नुकसान होता है। तो उनको वो सस्टेन करने के लिए अपना जितना मार्केट शेयर है उसको बनाए रखने के लिए भी, और अगर उसमें वो इंक्रीज करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके लिए भी उनको बहुत टफ कंपटीशन करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ताकि वो अपने उस शेयर को बचा के रख सके और थोड़ा सा एडिशनल और मार्केट गेन करने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो hope you would have understood what is oligopoly and what are its characteristics. If you have any doubt at any point of time, you can write to me on my comment box. And if you like the video, please share it, subscribe it, and also press the like button. Thank you for giving your time.